नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। साध्य पीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अभी डेली सीजी व्यापम से रिलेटेड जो है वह जियोग्राफी के एमसीक्यू कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग ने सबसे पहले भूगोल का जो सामान्य परिचय है वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद नदियों के बारे में देख चुके हैं, तटीय शहर देख चुके हैं, पर्वतों के बारे में देख चुके हैं, पठार देख चुके हैं, झील देख चुके हैं। आज इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं, ओके गुड इवनिंग ईशा, है ना। आज इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है तटीय भाग एवं द्वीप समूह, तटीय भाग के बारे में और द्वीप समूह के बारे में देखना है। ओके राजेश्वरी, गुड इवनिंग। चलिए चालू करते हैं सब लोग फिर, है ना। एक बार ओके करके बोल दीजिए आवाज़ अगर बढ़िया बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद फिर चालू करते हैं यार। गुड इवनिंग सविता प्रधान जी। चलिए अब तो मैं आप लोग को पहचाने लग गया हूँ, है ना। सविता, राजेश्वरी, ईशा। चलो तो थोड़ा बहुत जो जानकारी वगैरह होगा उसको पहले डील कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास चालू करेंगे। ओके गुड इवनिंग सुरेंद्र कुमार जी। चलिए क्या है, तो आपको पता ही है कि अभ्यास बैच हमारे द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आपको यूट्यूब में हम लोग जो है वह 10,000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करा रहे हैं। साथ में ही अगर इसके साथ में आपको और भी लाभ चाहिए, जैसे कि क्या है, टेस्ट सीरीज हो गया, ई बुक हो गया या पुराने लेक्चर हो गए, तो वो सब आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। तो प्ले स्टोर में जाना है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको ये जो सेक्शन दिखेगा अभ्यास बैच वाला, वहाँ पे जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत ही कम दामों में है और आपको जो है वह कंप्लीट लेक्चर, ई बुक और टेस्ट सीरीज वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ओके चलिए चालू करते हैं जी, है ना। इरोटिक एडिट, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग राजेश्वरी, सुरेंद्र, सीमा, साहू, गुड इवनिंग। चलिए चालू करते हैं फटाफट, है ना, कोई देरी वाली बात नहीं है। चलो चलिए, और है आपके पास क्या जानकारी है, तो सीजी टेट जो कि 2026 में होने वाला है फरवरी में, उसके लिए एक बेस्ट बैच बनाया गया है। मात्र 799 में इसका प्राइस है। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट बाइलिंगुअल होगा, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ऑल डाउट क्लासेस मिलेगा आपको। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक है। लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, PYQ NCERT का, और ई बुक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आज सीजी टेट में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे सर? SST वाले में, SST वाले में हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में। चलो शुभारंभ हो रहा है संपूर्ण तैयारी के साथ में। तो टेस्ट सीरीज भी जो है वह हमारे संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है जी, सब के लिए, चाहे सीजी टेट हो, CGPSC प्रीलिम्स हो, शिक्षक भर्ती हो, सहायक ग्रेड 3 हो या मंडी उप निरीक्षक, सब के लिए जो है वह कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखने को मिल रहा है आपको, निम्नलिखित तटों में से कौन सा जुलाई और अगस्त के महीने में साधारण शुष्क रहता है? तो बताओ इन सब में कौन सा तट है जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में एकदम सूखा रहता है, जब तुम्हारे साइड एकदम बारिश होती रहती है, जब छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होती रहती है, तो ये है ना, कौन सा तट है जो कि जुलाई और अगस्त के महीने में, है ना, सूखा रहता है, बोल रहा है। बताओ जी कौन सा तट जो है सूखा रहता है? चलो कमेंट करेंगे। कोरोमंडल तट आएगा, कोंकण तट आएगा, मालाबार तट आएगा, या उत्तरी सरकार तट देखने को मिलेगा? बताइए क्या हो जाएगा। चलो है ना, पहला क्या ये बोल रहे हैं, सविता प्रधान जी ये बोल रहे हैं, सुरेंद्र कुमार साहू जी भी ये बोल रहे हैं कोरोमंडल तट, है ना। अब तो ये सवाल एकदम याद ही हो गया होगा आप लोग को, एकदम लड्डू सवाल है भाई। नॉर्मली दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा हो रही है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है हमको जून जुलाई अगस्त वाले टाइमिंग में। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये हमारा पश्चिमी तट में वर्षा करेगा और इधर वर्षा करेगा। लेकिन इस साइड ये जो कोरोमंडल वाला तट है, जो कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, ये हमको पता है, ये कोरोमंडल वाला एरिया है, ये कोरोमंडल तट है। और ये जो कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु वाला एरिया है। तो इसमें तमिलनाडु में वर्षा कब होता है? लौटते हुए मानसून से होता है, सितंबर अक्टूबर वाले टाइमिंग में, सितंबर अक्टूबर नवंबर वाले टाइमिंग में। ओके SK कवासी, चलिए ए बोल रहे हैं सब लोग, वेरी गुड यार, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। सबको पता है। आज ये तट वाला सवाल देखेंगे, बहुत सारा थोड़ा डीप सवाल में लाने का प्रयास किया हूं। तो कोरोमंडल तट कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु में। कोंकण तट कहाँ मिलेगा? तो क से कोंकण, और कोंकणी किसकी भाषा है? गोवा की, तो गोवा और महाराष्ट्र वाले एरिया में कोंकण। मालाबार तट याद रखना है केरल में। ओके लौटा मौसम से, ठीक। मालाबार तट कहाँ मिलेगा? केरल में। और उत्तरी सरकार कहाँ मिलेगा?
तो पता है ना ये क्या है, काठियावाड़। गुजरात के लोग बहुत खाते हैं गांठिया, तो क्या हो जाएगा, काठिया। और यहाँ पे याद रखना है महाराष्ट्र और गोवा, कोंकण से कोंकणी, और क से कनारा, और क से कर्नाटक, और माला माल होते हैं केरल वाले लोग। और कोरोमंडल, मंडल कौन लोग होते हैं जी, तमिलनाडु के लोग। और जो मंडल होगा उसी की बनेगी सरकार, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश। और उसे उड़ीसा, और उसे उत्कल। ठीक, दीघा या वैगा कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए बाकी सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सूची ए को सूची दो में क्या करना है, सुमेलित करना है। इधर दिया गया है पुलिन। पुलिन का मतलब क्या है, बीच, है ना, बीच जो बोलते हैं नहीं, घूमने जाते हो बीच, वही है। ठीक, दीघा बीच है, गोपालपुर गोपालपुर ऑन सी है ना, कलांगुट है, और मरीना है। यहाँ पे है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गोवा। कूट में आपको जमाना है, बताओ क्या हो जाएगा। चलो जमा दो यार, ओके, बताओ बताओ बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है ईशा, है ना, ईशा सविता, सब लोग बताओ फटाक से। ईशा सविता, एस के कवासी भैया, सुरेंद्र सविता, क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं पता है तो कम से कम दीघा तो पता है। और दीघा कहाँ होगा, तो दीघा कहाँ देखने को मिलेगा, दीघा देखने को मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। मतलब पहला का क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, एक का आना चाहिए दो। देखो इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। उसके बाद गोपालपुर, गोपालपुर कहाँ, उड़ीसा, उड़ीसा में मिलेगा गोपालपुर। अरे जो नॉर्मल है उसको सब लोग जानते हैं, जो नॉर्मल है उसको सब लोग जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमको स्पेसिफिक है ना, थोड़ा डीप लाया हूँ सवाल में। सी बोल रहे हैं, वेद गए। ठीक, देख लेते हैं एक बार और। खा गए ना कच्चा। ये कलांगुट कहाँ मिलेगा आपको, गोवा में। और मरीना कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको। तो लास्ट में एक आना चाहिए, देखो लास्ट में एक, पहला में दो, बी होगा शक्तिमान। दो इसका पता नहीं है सर, तभी तो सवाल लाए हैं, पता नहीं है इसलिए। कुछ नया जानोगे तभी तो देखने का मतलब है। उसी को घोर घोर के पुराना पुराना कतक टाइम ले करत रहो हमन। बी प्रियंका, बिल्कुल सही बात है प्रियंका, बी आएगा। सविता प्रधान जी बी आएगा ना, याद रखना है, इसको लिख के रखना है सबको। ये उड़ीसा, उड़ीसा के लोग कैसे होते हैं, गोलू लोग होते हैं करके। गोपालपुर उड़ीसा के लोग गोलू होते हैं ये। और कलांगुट कहाँ, गोवा, गोवा में जाओगे तो गुट ऐसा करके। चलो नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, कथन कारण है उड़ीसा तट जो है भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। उड़ीसा वाले एरिया में ज्यादा चक्रवात आता है ऐसा बोल रहा है। कारण क्या बोल रहा है, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ है। निर्वनीकरण मतलब क्या, वन से हटाना मतलब निर्वनीकरण। तो महानदी के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र को काटा गया है, सिंपल सी बात है ना। ये उसका कारण बता रहा है, बताओ सही है कि नहीं है, कारण है कि कारण नहीं है, ये आपको बताना है जी। तो क्या देखने को मिलेगा, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात का प्रवण क्षेत्र है जी, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। और दूसरा बात भी सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्त। चक्रवात जो आता है, चक्रवात जो आता है उसका कारण क्या है, देखो तो चक्रवात क्यों आता है। चक्रवात में नॉर्मल क्या हो रहा है, हवाएं ऐसे घूम रही है। अब हवाएं घूमने के लिए पहले हवाओं को जो है वह पास में आना पड़ेगा। अब हवाएं पास में कब आएगी, तो मान लो जाए ये कोई सागर वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अब जब तापमान बढ़ेगा इस वाले एरिया में, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। और हमको पता है जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो सब हवाएं किधर की ओर आएगी, इस बिंदु की ओर गति करेगी, क्योंकि प्रेशर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है। ओके, गुड इवनिंग श्वेता, है ना। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा, इस वाले क्षेत्र में सब हवाएं इधर की ओर ही आएंगी। और तापमान बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर उठेगा। तो जल वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है और सब साइड से हवाएं इधर आ रही है। तो सब साइड से जब हवाएं आएंगे तो एकदम ऐसे चक्री हो जाएगा और उसके बाद क्या उत्पन्न होगा, चक्रवात। तो याद रखना है दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तीसरा का बी ना गोलू बच्चा, तीसरा का बी आएगा, ठीक है। ओके चलिए सही है बिल्कुल, तीसरा का बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। बताओ समुद्र तल अगर हमको मापन करना है तो हम लोग कहाँ मापन करेंगे, बताओ भैया। सुरेंद्र जी, सविता, श्वेता, ईशा, गजेंद्र, प्रियंका, बताइए कहाँ मापन करेंगे। मुंबई में मापन करेंगे, चेन्नई में, कोचीन में या विशाखापट्टनम में। अगर नहीं पता है तो कम से कम तुक्का तो मार दो। देखो प्रायिकता कितनी सही हो रही है आपकी।
ओके, हर प्रसाद जी बोल रहे हैं बी होगा करके। चलो बी बोल रहे हैं चेन्नई में, वेरी गुड यार, वेरी गुड। कहाँ मापते हैं हम लोग? चेन्नई में मापते हैं। चेन्नई में क्यों मापते हैं? ताप अधिक दाब कम। ओके, तो चेन्नई में क्यों मापते हैं? क्योंकि चेन्नई में क्या होता है, समुद्र का तल जो है वह स्थिर देखने को मिलेगा। भाई समुद्र का तल जहाँ पे स्थिर रहेगा वहीं तो मापेंगे। अब जहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा ज्वार आ रहा है जिससे समुद्र तल ऊपर उठ जा रहा है, कभी एकदम नीचे जा रहा है भाटा के कारण, तो वहाँ पे तो समुद्र तल हमको निकालना बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन चेन्नई में क्या हो रहा है, चेन्नई में बहुत कम ऊपर उठता है, बहुत कम नीचे जाता है, जिससे कि हमको औसत निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो याद रखना है आपको चेन्नई, और चेन्नई में ही मापने का एक और कारण है कि पुराने टाइम में हमारे यहाँ ब्रिटिश आए हैं, तो ब्रिटिश जो है वह चेन्नई वाले एरिया में पहले उन लोग अपना गढ़ जमाए, तो चेन्नई में वो लोग मापन करते थे। ये तो हो गया लोग के अनुसार। और अगर हम लोग साइंटिफिक बोले तो चेन्नई में जो है वह ज्वार भाटा कम ऊपर नीचे होता है, बाकी जगहों में ज्वार भाटा बहुत ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण औसत निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 का बी। चलिए 5th नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या विचार करना है कि पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी, ये ऐसा बोल रहा है, ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक, के बीच का तटीय क्षेत्र, ये जो बीच का तटीय क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच के तटीय क्षेत्र की तुलना में संकीर्ण है। बोल रहा है इधर संकीर्ण है और इधर क्या है, चौड़ा है बोल रहा है। पहला कथन में क्या बोल रहा है, इधर का तट चौड़ा है, इधर का तट पतला है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, सिंधु नदी मानसरोवर के करीब तिब्बत से निकलती है और अंत में कराची के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बताओ कौन सा कथन इसमें सही है? उड़ीसा में तो बिल्कुल नहीं माप सकते सर जी, ऐसे में तो हाँ जी। चलिए बताओ ईशा, चलो फर्स्ट रॉन्ग, सीमा साहू जी बोल रहे हैं पहला रॉन्ग है करके। चलिए ये सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सीमा, फर्स्ट इज अ रॉन्ग है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि ये क्या है, सही है। तो केवल क्या हो जाएगा, दूसरा कथन ही क्या है, केवल और केवल सही है। तो हमारे एक देखने वाले व्यूअर ने कहा है कि भैया ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ना है, लेट होता है उससे, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं जल्दी से सरसराहट में पढ़ दूंगा, है ना, सरसराहट फनफनाहट वाला, ठीक। हरप्रसाद राजेश्वरी बी बोल रहे हैं, डी, सविता डी नहीं होगा, है ना, क्या होगा, बी होगा, केवल 2 क्या है, सही है। ये मानसरोवर तो सही है जी, मानसरोवर के नीचे तिब्बत के निकलता है ना सिंधु नदी, ओनली 2। ओके चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखने को मिल रहा है 6वां नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर मैं पश्चिमी घाट की बात करूं तो यहाँ ज़्यादा ऊंचा है कि यहाँ ज़्यादा ऊंचा है कि यहाँ ज़्यादा ऊंचा है? तो बोल रहा है इधर ज़्यादा ऊंचा है बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है बोल रहा है, और नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी में बहने वाली है, भ्रंश घाटी में। चलो बताओ फटाक से क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करिए, क्या बताना है इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें गलत है बोल रहा है। 5वां का बी बोल रहे हैं, 6वां का बताओ 6वां का ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है यार 6वां में ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट में जब हम लोग इधर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अनाईमुड़ी हमको नीचे साइड में ही देखने को मिलेगा ना, 2695। हाँ नीचे दक्षिण में ऊंचा ज़्यादा है सर, हाँ जी दक्षिण में ज़्यादा ऊंचा है श्वेता, वेरी गुड है ना। इस प्रकार कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखना है, और जब भी सवाल को पढ़ते हो तो साइड में छोटा सा डायग्राम बना लो, उससे एकदम क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है, बार बार सवाल को पढ़ना नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सब क्या है, सही है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? तो पहले तो तुमको ये कोरी निवेशिका का मतलब पता होना चाहिए। बढ़ती है नीचे के साइड में, हाँ जी सीमा साहू जी सही बोल रहे हैं। रचना मरकाम गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग रचना। बिल्कुल 4:10 4:15 तक आ जाना है ना क्लास में। अभी देखो कितना बज गया है, 4:30 हो गए हैं। चलिए तो क्या बोल रहा है, कोरी निवेशिका क्या है? तो कोरी निवेशिका का मतलब क्या है, जैसे कि ये क्या हो गया, तो ये वाला एरिया हो गया, मान लो जाए क्या, भारत का तटीय क्षेत्र हो गया। तो कोरी निवेशिका क्या है, तो जब जो है पानी है ना, अगर पानी मान लो जाए एक छोटी जल मार्ग के माध्यम से ऐसे घुस जाए, किधर की ओर घुस जाए,
तट वाले क्षेत्र से थल की ओर अगर थोड़ा सा घुसा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, कोरी निवेशिका। तो आपको बताना है कि कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ के लिटिल रन और कच्छ के रन में कौन सा क्षेत्र है। ए होगा बोल रहे हैं जी, कच्छ की खाड़ी, जहां पे नदियां जो है वह छोटी ऐसे है ना, बहुत सकरी जो और पतली मार्ग के माध्यम से थल की ओर घुसी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, बोल रहे हैं। सातवां का ए, कच्छ की खाड़ी। ये क्या हो जाएगा, ये तो है कच्छ की खाड़ी, ठीक, ये क्या है, कच्छ की खाड़ी है। और इसको क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इसको याद रखना, इसको कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं ना, इसको कैम्बे की खाड़ी भी बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को। देखो खाड़ी क्या है, खाड़ी वह क्षेत्र है जो कि तीन ओर से किससे घिरा होता है, स्थल मंडल से घिरा होता है। इसमें डी बोल रहे हैं कच्छकरण। वेरी गुड यार ऋचा मरकाम, क्या बात है ऋचा जी, ठीक, वेरी गुड, डी होगा सर वेरी गुड। कच्छ के रण वाला जो क्षेत्र है, इधर जो रण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एकदम पतली पतली ऐसे जो है नहर जैसे, जैसे है ना, समुद्र का पानी अंदर घुसा है, वैसी संरचना देखने को मिलती है कोरी निवेशिका। कहाँ, कच्छ के रन में। डी होगा रचना मरकाम, वेरी गुड यार रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यही वो सवाल है, यही वो सवाल हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करते हैं। अरे कच्छ के खाड़ी तो सब लोग पता है ना, सब कुछ जाना थे, मेरे कच्छ के खाड़ी है, खंभात के खाड़ी है, मन्नार के खाड़ी है, बंगाल के खाड़ी, और तो लई का लोग मन घलो जाना थे। लेकिन इसको बताओगे तब तो काम का है भाई, कोरी निवेशिका कहाँ है करके, श्वेता डी। ओके चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, बताओ। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऋचा नहीं सर, रचना मरकाम। ओके अच्छा रचना मरकाम जी, सॉरी। ओके रचना मरकाम, ठीक है भैया, एकदम खतरनाक वाला इमोजी नहीं भेजना है। चलिए ओके, डी होगा। आठवां का बताओ, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा घोर घोर के, क्योंकि सवाल आने वाला है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़, और इधर क्या है, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा नंबर 1 में कौन आ जाएगा जी। चलिए सी बोल रहे हैं सब लोग, गुजरात का, वेरी गुड। तो पहले गुजरात और दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे में तीसरा तमिलनाडु और गुजरात के नीचे में चौथा महाराष्ट्र। इधर से याद रखना है 5वां और इधर याद रखना है 6वां, इधर फिर 7वां और इधर याद रखना है 8वां और ये वाला है 9वां, ठीक। पूरा मैप में याद रखना है गुजरात, घोर घोर के, बिल्कुल घोर घोर के ही पढ़ना है अपन ला, ठीक। तभी तो याद हुई यार, बी सी है ना, गुजरात में आ जाएगा। सबसे लंबा किसका है, गुजरात का, और सबसे छोटा याद रखना है आपको गोवा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बताओ, इसको बताओ, इसको बताओ, पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, बताओ कौन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। दमन है, जजीरा है, जलजीरा नहीं है, पीएवी वाला गर्मी नहीं है अभी, जलजीरा नहीं है, जजीरा, कराई, एक कराईकल है, कराईकल, ठीक, ये कारिकल भी बोलते हैं इसको, कराईकल, और एक है रत्नागिरी। बताओ कौन सा जो है पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। इधर कौन सा नहीं है, इधर है। पूर्वी तट में कौन सा है बताओ, इसका तो जवाब दे दोगे कम से कम। वाह ईसा जी, रचना मरकाम, हो तुम्हें मन को याद रहो, सवाल के बताओ जल्दी जी। का हो ही पूर्वी तट में, का ही यार, पश्चिमी तट में नहीं होना बोलना चाहिए, मतलब पूर्वी तट में है। बताओ का में पूर्वी तट में है, तुरंत बताइए क्या इसमें पूर्वी तट में है, तुरंत बताइए। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, देखो ये क्या है, केरल, और ये क्या है, तमिलनाडु, है ना। बी होगा जजीरा, इतना दिमाग खराब करोगे ना मेरा। 9वां का ए, दमन, देखो विश्वास उड़ जाएगा मेरा पढ़ाई से। बी भी बोल रहे हो ईशा, हे भगवान क्या बताऊं रे। 9वां का सी, कराईकल। ए सविता कौन बोल रही है, रचना मरकाम, वेरी गुड रचना। आज रचना बिल्कुल फॉर्म में है, आज रचना बिल्कुल फॉर्म में है, कोई भी गलती करने वाली वो नहीं है। राजेश्वरी भी ठीक ठाक ही बता रही है, बाकी ईशा का तो पूरा आज वो गजनी बन गई है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है उसका। तो याद रखना है केरल, और केरल में याद रखना है आपको एक जगह, ठीक। केरल में यहाँ पे एक द्वीप याद रखना है आपको, और इधर भी एक द्वीप याद रखना है, एक द्वीप यहाँ पे, एक द्वीप यहाँ पे और एक द्वीप यहाँ पे। तो केरल में जो पौंडीचेरी का है द्वीप उसको बोलते हैं माहे, और यहाँ पे जस्ट सामने है वो कौन सा है, पौंडीचेरी, ये जस्ट सामने वाला पौंडीचेरी, और उसके नीचे वाला क्या है, यही तो कराईकल है शक्तिमान लोग, ये कराईकल, ठीक। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में येनम। तो 4 द्वीप याद रखना है, एकता पता नहीं था सर। हाँ अरे भाई, एक कराईकल नहीं जानो जी,
पौंडीचेरी के 4 द्वीपों से मिलकर बना है पौंडीचेरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है। माहे, येनम, पौंडीचेरी और कराईकल। ये येनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सवाल पूछता है कि पौंडीचेरी का विस्तार किस किस राज्य में है? तो कहाँ कहाँ है? केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, कराईकल। ओके, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये जजीरा कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में। नोट करो बाकी सबको भी। सॉरी, ये दमन तो गुजरात में, ये जजीरा मिलेगा महाराष्ट्र में। ये रत्नागिरी भी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। तो छोटा छोटा द्वीप है, पूछ देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। बताओ, केरल का जो कुट्टानाड है या कुट्टानाडु है वो क्यों फेमस है? मीठे पानी की झील के लिए फेमस है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक प्रवाल द्वीप है, या भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित बिंदु है? बताओ। केरल का कुट्टानाड क्यों फेमस है? माहे, केरल, येनम, हाओ, आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। ठीक है, बताइए जी क्या हो जाएगा? मीठे पानी का झील। मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। एक प्रवाल द्वीप कौन सा है? बताइए, बताओ क्या हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, BBB, है ना। और एक प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो प्रवाल द्वीप तो पता ही है आपको, कौन सा है? लक्षद्वीप। कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। कहाँ है? अरब सागर में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में है, गुहार माता, या इसी को बोलते हैं गौर मोता। आप लोग कमेंट करेंगे मीठे पानी का झील कौन सा है? बताओ। 10वां का बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। मीठे पानी का झील कौन सा है जी? वेरी वेरी गुड, है ना। सबका जवाब सही है। ईशा, गजेंद्र, श्वेता। ओके, क्या लिखा है? छत्रवती साहू जी। ओके, रवि, है ना, रवि बी भी बोल रहे हैं। 36 द्वीपों से ईशा, गजेंद्र। ओके, आकांक्षा मिश्रा, श्वेता, लक्षद्वीप, प्रवाल, मूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ो। ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वूलर झील बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। ठीक, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं, दक्कन का पठार कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाते हैं महाराष्ट्र में? वूलर झील। वेरी गुड। इसका भी जवाब आप लोग सही दे रहे हो यार। वेरी गुड। ईशा, रचना, रवि, श्वेता, सीमा साहू, वूलर झील। वेरी गुड। सविता प्रधान जी। ओके ओके, सबका जवाब सही है। क्या हो जाएगा? सह्याद्री। और सह्याद्री की ऊंची चोटी हमको पता है क्या है? कालसूबाई। ठीक, याद रखना है अपने को, कालसूबाई। और कालसूबाई की ऊंचाई कितनी है? तो 1646। और नीलगिरी पर्वत में क्या है? दोदा बेटा। ठीक, क्या है? कौन सा बेटा? दोदा वाला, गधा वाला बेटा याद रखना है अपने को। और कितना याद रखना है इसका? 26, 37। अरे देखो, दोनों में कंफ्यूजन होता है, एक अनाई मुड़ी है और एक है दोदा बेटा। तो दोदा बेटा कैसा है? गधा वाला बेटा है, इसलिए 37 नंबर पाता है। और एक याद रखना है आपको, 26, 95। तो अनाई मुड़ी में एकदम दिमाग होता है, तो वो 95 नंबर वाला है। ठीक, और ये दक्कन का पठार तो आपको पता ही है। ठीक, चलो आगे बढ़ें। 11 का क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड यार, है ना। ओके, सीमा साहू जी, दोदा बेटा। ओके, हिमा साहू, वेरी गुड। हिमा साहू, बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है? अब महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? ओके, कालसूबाई महाराष्ट्र में, है ना। महाद्वीपीय शेल्फ क्या है? तो महाद्वीपीय शेल्फ बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि ये हो गया भारत। अब भारत ये हो गया, तो इधर साइड में क्या देखने को मिलेगी जी आपको? ये साइड में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? ये अरब सागर है। ठीक, ये क्या है? अरब सागर वाला एरिया है। वैसे ही इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा आपको। बताओ, किसका महाद्वीपीय शेल्फ जो है वह सबसे विस्तृत है बोल रहा है? बताओ, किसका महाद्वीपीय शेल्फ सबसे विस्तृत है? तो किसका हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो किसका सबसे विस्तृत है? गुजरात का सबसे विस्तृत है। अब महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है ये जान लो। तो याद रखना है, देखो, जैसे तुम नदियों में नहाल जाते हो या तरिया में नहाल जाओ, तो जब तरिया में नहाल जाओ तब पानी का है धीरे 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 गहरा होते कि एकदम अचानक से जैसे एक कदम उठे और तेरा डूब गए, जैसे एकदम ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है? धीरे 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 जो है वह क्या होता है? गहराई बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे जो गहराई बढ़ रही है ना, उसी को तो बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। अब जैसे यहाँ से मान लो जो हम लोग उतरेंगे नीचे की ओर, जैसे ये मान लो जो ये क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूँ,
ये ऐसा पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी में यहाँ पे क्या भरा है, ऐसा पानी भरा है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा है मान लो ऐसा करके। तो यहाँ से अगर तुम लोग ऐसे उतरोगे, यहाँ से ऐसे उतरोगे नीचे, तो धीरे धीरे गड्ढा होगा कि एकदम अचानक से गड्ढे में घुस जाओगे? धीरे धीरे गड्ढा होगा ना। तो ये जो धीरे धीरे गड्ढा हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ। बोलने का मतलब जब स्थल मंडल से हम लोग जल मंडल की ओर आगे बढ़ते हैं तो जो धीरे धीरे गड्ढा हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ। 12 का बी, वेरी गुड। तो याद रखना है आपको 12 का बी गुजरात। चलो आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्त। और क्या बोला जा रहा है कि लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ प्रवाल भित्तियों के कारण उत्पन्न हुए हैं और पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ भ्रंशन और निमज्जन के कारण हुए हैं। बताओ ये शब्द सुने हो, भ्रंशन, निमज्जन। धीरे धीरे गहरा होते जाता है ना। अरे ऐसे नहीं रहते का, ऐसे धीरे धीरे कि एकदम ऐसे रहते, टपले सीधा कूदे तरिया में एकदम डूब गए नीचे गए, खोजत आदमी कहाँ चल दे रहे, सीधा पाताल लोग पहुंच गया आदमी। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाद्वीप है ना, लक्षद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ जो प्रवाल है भित्तियों के कारण उत्पन्न हुए, बोल रहा है जी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है, मान लो जाइए क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक, ये लक्षद्वीप है, ठीक, ये क्या है, लक्षद्वीप है। और यहाँ पे क्या है, ऐसे पानी भरा हुआ है। तो ये लक्षद्वीप और पानी भरा हुआ है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मूंगे की चट्टान बन गया है, ऐसे करके यहाँ पे क्या बन गया है, ऐसे मूंगे की चट्टान। और ये मूंगे की चट्टान बनने के कारण क्या हुआ है, इसका जो महाद्वीपीय शेल्फ है ये क्या हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्त, जिससे कि गहराई अचानक से नहीं हो रही है, गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, गहराई कैसे बढ़ रही है, तो गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा करके याद रखना है यार आपको। ठीक, और क्या बोल रहा है, पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ भ्रंशन और निमज्जन से बने हैं। ये भी क्या हो जाएगा, सही। निमज्जन और भ्रंशन क्या है, तो भ्रंशन का मतलब तो बताया था कि जब पृथ्वी की सतह में हलचल होता है तो कहीं पे दरारें पड़ जाती है और कहीं पे ऊंचा हो जाता है। तो जो दरारें पड़ी गई हैं उसी को बोलते हैं भ्रंशन, और जो ऊंचा उठा है वो बोलता है पर्वत, और उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, या उसी को बोलते हैं अवरोधक पर्वत। निमज्जन क्या है, निमज्जन इसको सबमर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये सबमर्जड, ये सबमर्ज ऐसा करके बोलते हैं जी। निमज्जन बोलने का मतलब क्या है, मान लो जाए ये क्या है, तट है हमारा, और ये तट जो है वह ये समुद्र वाला एरिया है, मान लो जाए, है ना, ये समुद्र वाला एरिया है। तो मान लो जाए कोई तट पहले दिख रहा था लेकिन अब समुद्र उसको कवर कर लिया है, तो क्या बोलेंगे, निमज्जन हो गया है। क्या बोलेंगे, निमज्जन हो गया है। तो पहले तट वाला भाग था लेकिन अब समुद्र का जल स्तर उठ गया है। जैसे ये तट था पहले, ठीक, ये क्या था, पहले तट था, है ना, ये तट था मान लो जाए। अब ये तट में मान लो जाए पानी यहाँ तक था, अब धीरे धीरे पानी का स्तर उठा तो ये पानी कहाँ आ गया है, यहाँ तक आ गया है, पूरे यहाँ तक आ गया है। तो अब तट कितना बचा है, मात्र इतना ही बचा है। इतना क्या हो गया, तट डूब चुका है। तो ये जो डूब चुका वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, महाद्वीपीय शेल्फ, क्योंकि ये पानी के नीचे चला गया है और यही क्या बना रहा है, करार बना रहा है जी। जैसे जैसे हम लोग पानी में उतर रहे हैं उसका ये करार बना रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे निमज्जन के द्वारा क्या हुआ है, इसका महाद्वीपीय शेल्फ बना है करके। तो ऐसी कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिमी तट में। तो दोनों ही कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर अब सब कोई लाइक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देना, कोई लाइक नहीं किए हैं। हाँ ईशा, ठीक है, हाँ चलो तो लाइक करो तो यार। अरे वो लाइक ना बाद में दिखाते वैसे, ठीक है, पहले नहीं हो रहा है, बाद में दिखाते हैं। अरे मोला पता है यार, तुम सब शानदार लेकर हो, लाइक वेक के चक्कर में, ठीक है ना, पसंद आता है तो कर दिया करो, लेकिन है ना बिल्कुल क्लास को ना एकदम बोलने का मतलब ईमानदारी से देखा करो, लापरवाही मत किया करो। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी लाइक एक बार दबा दो यार सब लोग, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, बताओ। ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, मैं क्यों हूँ, ओके रचना मरकाम जी धन्यवाद। ठीक, तो क्या बोल रहा है, ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार। ठीक, ये ऊपर के 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 और 3, टोटल हमको 7 ही याद रखना है। ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये है निकोबार का 3। तो ये ग्रेट निकोबार है, और उसके बाद लिटिल निकोबार है और कार निकोबार है। तो यहीं पे एक ठो द्वीप है, ठीक है। अब ये द्वीप को किस नाम से जानते हैं, बताओ। ये है ग्रेट निकोबार, ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार है दोस्त। ये ठीक, बताओ ये द्वीप कौन सा है, ए सुमात्रा द्वीप। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बोल रहे हैं सुमात्रा द्वीप। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में जो चैनल है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है महान चैनल।
या इसी को बोलते हैं ग्रेट चैनल। वैसे ही ये वाला एरिया है उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान के साइड में एक ठो द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलते हैं इसको? कोको द्वीप। और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो चैनल है उसको बोलते हैं कोको चैनल। ठीक, कोको चैनल। चलो आगे बढ़ो। ओके, सुमात्रा द्वीप, वेरी गुड, सुमात्रा सुमात्रा सब लोग बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये खत्म हो गया है पूरा, इसको छोड़ो, सैडल पीक बोलते हैं। बताओ सैडल पीक कहाँ स्थित है? बताओ सैडल पीक जो है वह कहाँ देखने को मिलेगा? सैडल पीक हमको कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रेट और महान चैनल, कोको द्वीप। ओके हिमा साहू। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे हमको नेशनल पार्क भी याद रखने हैं। नेशनल पार्क कौन कौन सा है? तो एक याद रखना है साउथ बटन, तो होगा क्या? बीच में है मिडिल बटन। चलो ऐसे याद रखते हैं इसको। पहले याद रखना है नॉर्थ बटन, फिर है मिडिल बटन, फिर है साउथ बटन। ऐसा करके 3 याद रखना है अपने को। ठीक, उसके बाद याद रखना है एक महात्मा गांधी। 3 पर्सनैलिटी याद रखना है जी, महात्मा गांधी। और एक याद रखना है आपको रानी झांसी, ऐसा करके। तो 2 पर्सनैलिटी है, एक महात्मा गांधी और एक रानी झांसी। और उसके बाद एक पर्वत है, और पर्वत का नाम क्या है? तो सैडल पीक। ठीक, सैडल पीक। अब जब सैडल पीक है तो चोटी है तो पर्वत भी होगा, और पर्वत का नाम क्या है? माउंट हैरिएट। ठीक, तो एक पर्वत है एक चोटी है। ठीक है, माउंट हैरिएट पर्वत, एक चोटी, एक 2 आदमी, रानी झांसी, महात्मा गांधी। नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये सब नेशनल पार्क है। सब क्या है? नेशनल पार्क। अब एक्स्ट्रा में क्या याद रखना है? तो एक्स्ट्रा में याद रखना है कैंपबेल। ठीक, क्या है? एक कैंपबेल। एक क्या है? गलाथिया, गलाथिया। तो एक कैंपबेल है और एक है गलाथिया। तो ऐसे करके याद रखना है अपने को कुछ कुछ नेशनल पार्क के बारे में। चलो तो क्या हो जाएगा इसमें? कहाँ देखने को मिलेगा अपने को ये सैडल पीक? तो सैडल पीक देखने को मिलेगा आपको उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड यार, उत्तरी अंडमान। सबका जवाब सही है। सविता, रवि, दीप, है ना? ओके, दीपिका। ओके चलिए, क्या देखने को मिल रहा है नेक्स्ट? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? बताओ, ये सवाल तो सबको पता होगा, मैं कोई टाइम पास नहीं करूंगा। इसमें क्या हो जाएगा? जम्बू द्वीप। तो हम लोग भारत के नाम के आधार पर देखें तो पहले बोलते थे भारत को, सबसे पहले बोलते थे क्या? आर्यवर्त, क्योंकि यहाँ के निवासी कौन थे? आर्य। उसके बाद इसको बोला गया हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आर्य आए वो निवास किए सिंधु नदी के किनारे, और ईरानी लोग उस सिंधु नदी को बोलते थे हिंदू। तो उस क्षेत्र में जो निवासी हो गए वो हो गए हिंदुस्तानी, और वो क्षेत्र का नाम हो गया हिंदुस्तान। वैसे ही यूनानी जो कि अभी के ग्रीक के निवासी हैं वो इस सिंधु नदी को बोलते थे इंडस, और इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो हो गए इंडियन, और क्षेत्र का नाम हो गया इंडिया। और वैसे ही याद रखना है जम्बू द्वीप। चलिए 16 का बी। नेक्स्ट, पाक की खाड़ी किनके बीच है? बताओ, पाक की खाड़ी हमको किनके किनके बीच देखने को मिलेगी? तो पाक की खाड़ी हमको किनके किनके बीच देखने को मिलेगी जी? पाक की खाड़ी जो है हमको किनके किनके बीच देखने को मिलेगी? ये है पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी बोलने से मतलब क्या है? एक अंग्रेज आदमी है जिसने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हो गया पाक, है ना? पाकिस्तान यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो ये है पाक की खाड़ी। और इधर देखने को मिलेगा अपने को क्या? मन्नार की खाड़ी। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक, और इस पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में जो जल संधि है उस जल संधि का क्या नाम है? तो इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। और जल संधि क्या होता है बोलेगा? तो वह सकरा जल मार्ग है दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करता है। और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है 17 का बी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धकार, है ना, अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है वह मिलता है? मार्मू गोवा में, बालेश्वर में, कोल्लम में, या कन्याकुमारी में? तो बताओ कौन सा जगह है जहां पे 3 जो है वह अर्धचंद्राकार हमको समुद्र मिलते हुए दिखते हैं? ओके, पाक डमरू जल संधि। पाक डमरू जल संधि, हाओ वही है, पाक जल संधि को ही पाक डमरू जल संधि बोलते हैं यार। ओके ओके, बी बी बी। चलिए, सुनील कुमार साहू जी बिल्कुल सही बात है। ईशा गजेंद्र सीमा, ओके। रचना मरकाम जी, जल डमरू हाँ, जल डमरू मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। वेरी गुड। रवि साहू जी, ओके। दीपिका श्वेता, ठीक। चलिए, क्या देखने को मिल रहा है बताओ? तो किस स्थान पर मिलता है जी? 3 अर्धकार। तो ये हो गया एक अर्धकार चंद्र का पार्ट, ये आई।
एक हो गया, ये एक अर्धाकार हो गया, एक इधर से अर्ध और एक इधर से अर्ध, तो जगह का नाम क्या है? कन्याकुमारी। डी, वेरी गुड। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। बताओ पश्चिम के साइड में कौन है? फिर से सवाल आ गया है, पश्चिम के साइड से कौन देखने को मिलेगा अपने को पश्चिम वाले एरिया में? बताओ पश्चिम वाले एरिया में फिर से हमको क्या देखने को मिलेगा, बता रहा है जी। तो जजीरा बताया हूं अभी, उडुपी, तूतीकोरिन ये, और एक है ओरोविले। तो क्या क्या देखने को मिलेगा? 18 का डी, वेरी गुड, ठीक ठीक। तो क्या याद रखना है? जजीरा तो कम से कम पता ही है, तो एक तो आएगा ही आएगा, तो या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला आंसर होगा, है ना। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? सॉरी, क्या बोल रहा है? याद कीजिए कि पश्चिमी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट इधर की बात कर रहे हैं ना। तो जजीरा तो बताया अभी महाराष्ट्र में है करके, ए बोल रहे हैं, एक और दो, अरे उडुपी नहीं है, ठीक, उडुपी, ओके, उडुपी आएगा। तूतीकोरिन तो पता ही है आपको, तूतीकोरिन कहाँ है? इधर देखने को मिलेगा आपको तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। इसका मतलब 4 तो नहीं आएगा, तो 4 नहीं आएगा तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? ओके, डेफिनेटली होगा ए। तो उडुपी याद रखना है आपको, कर्नाटक में देखने को मिलेगा उडुपी, ठीक, उडुपी देखने को मिलेगा 19 का ए, वेरी गुड यार, ये सबको नोट करना। ये ओरोविल कहाँ है भगवान जाने, ऑप्शन में दे दिया था लेकिन एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। चलो नेक्स्ट देखो, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। बताओ लक्षद्वीप जो है वह किस प्रकार का है? प्रवाल उत्पत्ति वाला है, ज्वालामुखी वाला है, कि मृदा निक्षेपण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सवाल हालांकि डाला हूं लेकिन सवाल में नहीं है दम, इसलिए जल्दी से समय को करते हैं कम और हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट चलिए, अब लिए जानकारी है, और जानकारी है CGPSC 2025 के लिए टारगेट बेच जो है चलाया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभ्यास बेच, है ना। यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है जो कि निःशुल्क है। लेकिन इसमें अगर आपको चाहिए क्या? टेस्ट सीरीज, इसमें आपको चाहिए ई बुक, इसमें आपको चाहिए पुराने सारे लेक्चर, तो करना कुछ नहीं है, करना है आपको साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसमें कोर्स परचेस करना है मात्र 499 में, मात्र 499 में आपको देखने को मिलेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे एला छोड़ो, ठीक, विट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड में बने हुए मकानों पर रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात पूछ रहा है। मणिपुर में एक ठने द्वीप है जो कि लटक रहा है ना, और वो लटक रहा है, वो सड़ी गली गादों से मिलकर बना हुआ है, वहां पे लोग रहते हैं। उस द्वीप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो 21 का याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको तिपिस बोलते हैं, उसको बारखंस बोलते हैं, उसको फुमाडिस बोलते हैं, कि उसको इजबा बोलते हैं। तो ये मणिपुर का आइलैंड है ना। बताओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लाम जाऊ, ठीक, क्या देखने को मिलेगा? किबुल लाम जाऊ। और कौन से द्वीप में है जी? तो लोकटक, ठीक, लोकटक झील, ठीक, लोकटक झील में एक देखने को मिलेगा आपको किबुल लाम जाऊ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर में, ऑप्शन सी फुडामिस, वेरी गुड। देखो मैं लिटरली बता रहा हूं 3-4 साल से भी आदमी जो पढ़ रहा है ना, उसको भी पूछोगे नहीं बता पाएगा, उसको भी पूछोगे तो नहीं बता पाएगा। आप लोग 21 का सी बता दे रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ाई है आपकी। ओके आकांक्षा, प्रियंका, सब लोग सी बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप फुमाडिस, हाँ, तो अगर आप बता पा रहे हैं तो बहुत शानदार पढ़ाई की है यार। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी जगह से पढ़ाई किए हैं, अच्छे टीचर से पढ़ाई किए हैं, ये इसकी निशानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से भारत का द्वीपों के संबंध में एक गलत कथन बताइए, है ना। एक गलत कथन बताना है, ठीक है रवि। चलिए क्या बोल रहा है? ठीक, तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारत के सक्रिय और प्रसुप्त दोनों ज्वालामुखी स्थित हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नजदीक है। लक्षद्वीप में लगभग 35 द्वीप हैं और इंदिरा पॉइंट सुमात्रा से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मस्त नाम है सर, अच्छा 22 का सी बोल रहे हैं। ये लगभग 35 बोल दिया है ना, तो सही मान लेना है। ले 36 कर दे इसमें। अब बता कते गलत है तेला, ठीक। अगर मान लो जाए 36 हो गया तो अब बताओ कौन सा, अब बताओ कौन सा गलत है। अब बताओ इसमें कौन सा गलत है ना। ये सही है,
इसमें 35 लगभग बोल दिया ना, 35 करके। बी बोल रहा है जी, अंडमान और निकोबार द्वीप म्यांमार की तुलना में भारत से नजदीक है ना। क्या बोल रहा है शक्तिमान, इधर देखो, ये यहाँ पे है म्यांमार, ठीक, यहाँ पे क्या है म्यांमार, और जब ये हम लोग नीचे इधर की ओर आएंगे तब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अंडमान निकोबार। तो भारत से ये नज़दीक है कि भारत से ये नज़दीक है, तो क्या नज़दीक है जी, म्यांमार नज़दीक है, जबकि इसमें किसको नज़दीक बताया गया है, अंडमान निकोबार को बताया गया है। तो याद रखना है ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़िए। अरे खत्म हो गया यार, आज 22 ही सवाल है दोस्त, है ना, फिनिश हो चुका है। तो इसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला करेंगे हम लोग सीजी टेट में। आप लोग भी जुड़िए, उसमें भी आपको बहुत सारे नए नए सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैं तुरंत चालू करवा रहा हूँ अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीजी टेट वाला, तुरंत है ना, 2 मिनट के अंतर्गत आपके पास लिंक आएगा। सब लोग को जुड़ना है इसी चैनल पर अभी तुरंत। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप वाला सवाल करेंगे आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से सवाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए हो गया, हाँ यार खत्म हो गया मैडम, जल्दी से आज रचना जी ठीक, चलो आज इतना ही करते हैं ना, ज्वालामुखी वाला चैप्टर करेंगे, उसको भी आप लोग जुड़िए। थैंक यू सो मच।